अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सिंध सरकार की जानिब से हलवाई की दुकान पर नानाजी की एक और फातिहा कर दी गई। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध ने आज कराची में निजी कंपनी की बस का इफ्तिताह कर दिया। ये वही जियाली सरकार है जो 13 साल में एक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी नहीं चला सकी है, जबकि 10 साल बाद चलाई गई 10 बसें भी सिर्फ 10 माह में गायब हो गई। निजी कंपनी ने आज सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बस का आजमाइशी सफर किया है। जी हां, हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा वाला मुहावरा सिंध सरकार पर बिल्कुल दुरुस्त बैठता है। तवील आजमाइश के बाद भी आजमाइशी सफर जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने निजी कंपनी की बस का इफ्तिताह कर दिया। जियाली सरकार खुद 13 साल में एक भी ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं चला सकी है। 10 साल के बाद चलाई गई 10 बसें भी सिर्फ 10 माह ही चल सकी थी, जिसके बाद गायब हो गई। निजी कंपनी ने आज सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बस का आजमाइशी सफर किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। निजी कंपनी की इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह करते हुए अवैस कादिर शाह का कहना था कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में जो काम करने थे नहीं कर सके, मगर इसी मौके पर उन्होंने साल के आखिर तक 250 बसें चलाने का दावा भी कर डाला। 17-16 से लेकर कई मरतबा मुख्तलिफ तारीखें आपकी तरफ से दी गई। डीजल बसें तो चला नहीं पाए, आपने इलेक्ट्रिक बस का आज इफ्तिताह किया है। ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पेस स्टार्ट हुआ है। सिंध गवर्नमेंट जो अपना बसेस का 250 बसेस का काम प्रोजेक्ट करने जा रही है, वो इंशाअल्लाह हम इसी साल अभी कुछ दिनों में टेंडरिंग में चले जाएंगे और इसी साल वो बसें कराची की सड़कों पे होंगी। वो टाइम लगेगा। ऐसे में पीटीआई रहनुमा असलम खान का कहना है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी हर महकमे में सिफर है। ये लोग कराची के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, शहर कायद से बदले ले रहे हैं। डिपार्टमेंट में कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लें, मैं नहीं कहता इनकी जो 40 डिपार्टमेंट उनकी बात करें, कोई एक डिपार्टमेंट ले लें। आप मुझे बता दें कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ईमानदारी के साथ अवाम के लिए, जिसका जो कि फंडामेंटल राइट है हमारे अवाम का, जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया इन्होंने, करना ही नहीं है। इन्होंने कराची से बदला लेना है। असल में फ्राइडे की शाम को आप 5 बजे फोन करें तो पूरी सिंध हुकूमत वो सिंध चली जाती है, कराची छोड़ देते हैं पूरी। तो खाली मजे करने आए और लूटने के लिए आए सिंध को, और ये यही करते रहेंगे। इनसे कोई एक्सपेक्टेशन आप मत रखें। ग्रीन लाइन मंसूबा है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बसेस की जो ऑर्डर थे वो हो गए हैं, वो भी आ जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस ऑयल कंपनी के आला ओहदेदार को मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम बना दिया। ताबिश गौहर 2020 में पेट्रोल बहरान की जिम्मेदार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब बताएगा इस तैनाती के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, जिन इल्जामात के तहत नदीम बाबर को मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम के ओहदे से हटाया गया है, उन्हें इल्जामात की हामिल कंपनी के आला ओहदेदार रहे मुआविन खुसूसी जो कि नए बने हैं ताबिश गौहर, और उस कंपनी पर इल्जामात थे कि पेट्रोल बहरान में वो बराह रास्त मुलव्वस थी। बाइको कंपनी का नाम है, और तहकीकाती रिपोर्ट में बाइको कंपनी के खिलाफ अहम शवाहिद सामने आए थे और उस कंपनी को पेट्रोल की स्मगलिंग का भी जिम्मेदार करार दिया गया था। और तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी करार दिया गया था कि बाइको कंपनी जो है वो उसने बहरान के दौरान अपनी दोनों रिफाइनरीज को बंद रखा। और ताबिश गौहर के हवाले से मालूम हुआ है कि वो इसी कंपनी के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं, और बाइको की ऑडिट और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियों के चेयरमैन भी रहे हैं इसी अरसे के दौरान जब ये पेट्रोल बहरान सामने आया था। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। पहले आंखों पे बिठाया, फिर घर जाने का रास्ता दिखाया। माजरा जानिए कुछ ही देर में। कुछ कोरोना का जिक्र। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी आ गई। 3 माह बाद एक दिन में 100 अफराद जान से गए। 4084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.82 तक पहुंच गई। सख्त पाबंदियों और इक़दामात के बावजूद कोरोना बेकाबू। नए केसेस के साथ अब अमवात में भी खौफनाक इजाफा। एक दिन में मुहलिक वायरस 100 अफराद की जानें ले गया। मुसलसल 5वें रोज 4000 से ज्यादा मस्बत केसेस रिपोर्ट।
NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा 73 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 18, सिंध में 4, इस्लामाबाद 2 और बलूचिस्तान में 1 मरीज दम तोड़ गया। अब तक 14,356 पाकिस्तानी वबा की भेंट चढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 46,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। 4,084 अफराद में वायरस की तशखीस। फ़आल केसेस की तादाद 48,566 तक पहुँच गई। 3,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड। बिगड़ती सूरत हाल पर सरबरा NCOC असद उमर भी सख्त परेशान। सूबों को खत लिखकर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजारत खजाना से छुट्टी होने के अगले ही रोज हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा परवेज खटक, असद उमर और शेख रशीद समेत हुकूमत के बड़े बड़े नाम मोहलिक वायरस की जद में आ चुके हैं। कोरोना ना देखे बरादरी मर्तबा, कोरोना ना देखे उम्र पार्टी, जो निशाने पर आए वबा लपेट में लेती जाए। वजीर खजाना हफीज शेख का ओहदे से फारिग किए जाने के अगले ही रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नए वजीर खजाना हमाद असर पहले ही वायरस को झेल कर सेहतयाब हो चुके। तब्दीली सरकार के पहले वजीर खजाना रहने वाले असद उमर भी कोरोना ज़दा रह चुके। हाल ही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर दफा परवेज खटक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, तो उनसे पहले वजीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को भी वायरस के बायस करंटीना होना पड़ा। माजी में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वजीर शेख रशीद समेत कई और बड़े हुकूमती नाम पर कोरोना जदगान की फहरिस्त में रह चुके। सवाल ये भी उठता है कि हुकूमत में आला तरीन सतह पर कोरोना SOPs की पासदारी में कोई तो खामी है जो बड़े बड़े भी न बच पाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से सेहतयाब सरकारी मसरूफियात का आगाज भी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नेक ख्वाहिशात पर सबका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म में कोरोना की कोई अलामत बाकी नहीं रही। डॉक्टर्स की हिदायत और SOPs के तहत जुज़वी तौर पर सरकारी उमूर शुरू कर दिए हैं। कोरोना में मुब्तला सदर मुमलिकत ने भी ट्विटर पैगाम में नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर सबका शुक्रिया अदा किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आराम के साथ सूप पीने का मशवरा भी दिया। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए वफाक ने सिंध हुकूमत को इजाज़त दे दी। वज़ीर सेहत अजरा पेचो कहती हैं सिंध हुकूमत खुद वैक्सीन खरीदेगी। 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। वफाक की जानिब से सिंध को 3,52,000 डोज मिली थी। 52,111 डोज हमारे पास रह गई हैं। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कैंसिनो ख़रीदी है तो हम उनसे रेट पूछ के और उसी के मुताबिक हम जो है कैंसिनो सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली। पंजाब में स्प्रेड क्यों हुई, खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये फैलाव क्यों इतना ज़्यादा हो गया? इसकी वजह यह है कि पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं UK में यहाँ तो मुकीम हैं, यहाँ तो वो आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ जो स्प्रेड आया है UK का जो वायरस है वो आया है, उसकी जो है इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। अवाम कोरोना वायरस को बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे। तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज से शादी की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने तैमूर सलीम झगड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हफ्ते में 2 दिन मार्केटों के साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। कोविड की तीसरी लहर बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आवाम बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रही। टास्क फोर्स ने फैसला किया कि शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर आज ही से पाबंदी का इतलाक हो। 5% या इससे ज़्यादा मुस्बित केसेस वाले तमाम अजला में तालीमी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में तमाम विजिटर्स की मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। सरकारी दफातर में 50% लोगों को घर से काम करने का इंदिया दे दिया गया।
हफ्ते के 2 सेफ डेज हम मार्केट्स के लिए मनाते हैं और रमज़ान तक 2 दिन ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। पोलियो मुहिम जो 29 तारीख से लेकर 5 अप्रैल तक है वो जारी रहेगी। रमज़ान में चाहते हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ तरावी है वो भी जारी और सारी रहे। अगर हालात बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाए तो हमें मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उम्र रसीदा अफराद को कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में किसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो उम्र रसीदा अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन इंतहाई कम रही है। अब तक कराची में सिर्फ 37,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लग सकी है, जबकि शहर में उम्र रसीदा अफराद की तादाद 12.5 लाख से ज़्यादा है। लाहौर में 12 लाख की आबादी 60 साल से ज़ायद उम्र वाली है, लेकिन यहाँ सिर्फ 50,000 उम्र रसीदा अफराद को वैक्सीन लगी है, यानी कि सिर्फ 7% अफराद को ही वैक्सीन मिल सकी है। पेशावर और कोयटा में उम्र रसीदा अफराद को सबसे कम वैक्सीन लगी है। पेशावर में सिर्फ 20,000 बुजुर्गों को वैक्सीन लगी। कोयटा में सिर्फ 795 अफराद की वैक्सीन हो सकी है। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की तादाद तकरीबन 2,40,000 है, लेकिन सिर्फ 57,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। इस्लामाबाद में सिर्फ 16,000 मोमिर अफराद को वैक्सीन लगी है। बिल्कुल वैक्सीन मौजूद है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की जो तादाद है उसमें कोई खातिर खा इजाफा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो सवालात यही पैदा हो रहे हैं कि क्या उम्र रसीदा अफराद को, 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन में किसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमने राब्ता किया है मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। फैसल साहब ये बताइएगा, 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो हैं वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं? इन्हें रजिस्ट्रेशन में किस किस्म के मसाइल दरपेश आ रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। देखिए, मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा के 13 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 8 लाख के करीब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है और उसमें से तकरीबन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, यानी 31% ऑफ द रजिस्टर्ड नंबर, यानी 8 लाख में से 2.5 लाख के करीब मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं, तो ये 31% के करीब बनता है। जो टोटल तादाद है 60 से ज्यादा की वो 13 मिलियन है। अब इसमें सवाल ये है जो आप पूछ रहे हैं, वो ये कि अगर 13 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से 8 लाख ने सिर्फ क्यों अपने आप को रजिस्टर किया है, जो कि यानी 1/13 या बल्कि उससे कम तादाद बन रही है। देखिए, 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जब जो इसका तरीका है, हालांकि हमने उसको खासा सादा और सिंपल रखा है 1166 पे SMS करना, लेकिन इसमें जो रिसेप्टिविटी है वैक्सीन की या अमूमी तौर पे इस बचाव के लिए, वो इस वक्त अभी उस लेवल पे नहीं है जहां इसको आइडियली होना चाहिए। हम इसके लिए फर्दर कैंपेन भी करेंगे। जैसे जैसे वैक्सीन की फराहमी ज्यादा तेज होती जाएगी, हम इसकी बहुत एग्रेसिव और जिसे कहते हैं ना प्रोएक्टिव कैंपेन करेंगे ताकि तमाम लोग सामने आके लगाएं। बिल्कुल सर, हम यही आपसे इस बारे में सवाल करना चाह रहे थे। कुछ बड़े शहरों का हम जिक्र भी कर रहे थे, आप हमसे ये शेयर कीजिएगा कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन अभी तक कहाँ हुई है? अच्छा, मैं थोड़ी सी तनासिब आपको बता देता हूँ कि पंजाब में सबसे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो तकरीबन 4,90,000 के करीब है। सिंध में तकरीबन 1,38,000 है। KP में 94,000 है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है लेकिन 4,500 के करीब लोग हुए हैं। 42,000 42,000 ICT में है, AJK में 20,000 और GB में 11,000। अब अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनमें से कितनों ने लगाई है, तो नेशनल एवरेज तो मैंने आपको बताया 31% है। पंजाब में 32 है, सिंध में 33 है, KPK में 23 है, बलूचिस्तान में 16 है, ICT में इस्लामाबाद में 40% है और AJK और GB में तकरीबन 29% ईच है। सो वेरिएशन थोड़ी बहुत है, लेकिन अगर आप अंदाजन इसको कहें तो 1/3 के करीब जो हैं लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है उनमें से उनको लग चुकी है। अच्छा, एक डेली नो शो रेट भी है, जिसका मतलब है जब हम टाइम देते हैं तो एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ जो लोग हैं वो आते हैं और वो कुछ जो है उसमें से नहीं आते। इस काम को आसान करने के लिए हमने ये फैसला किया था कि 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो बगैर किसी वॉक इन के तौर पे, यानी बगैर किसी टाइम लिए वो पहुंच सकते हैं, अपना नेशनल ID कार्ड दिखाएं और उसके तहत वैक्सीन ले लें। उससे कुछ थोड़ी बेहतरी तो आई, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो नंबर्स अभी नहीं है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज बढ़ जाएगी। हमें इसको थोड़ा फर्दर तेज करने की जरूरत है वैक्सीनेशन की पेस को। अच्छा फैसल साहब, इसके अलावा NOC का मामला भी बता दीजिएगा कि सिंध क्या सियासत कर रहा था इस मामले में? जनाब, किसी NOC की कोई जरूरत नहीं है। मसला ये है कि जो प्रोविंसेस हैं वो बिल्कुल बाइख्तियार हैं कोई भी मेडिकल डिवाइसेस या दवाएं या वैक्सीन खरीदने के मामले में।
सिर्फ मामला ये रहा है कि हमने बतौर फेडरेशन, हमारा ख्याल था कि ये हम एक मुल्क हैं, हमने जॉइंटली इसलिए एफर्ट करनी है। और जब आप दवा खरीदने जाते हैं, वैक्सीन खरीदने जाते हैं, तो जितना बड़ा बायर होता है उतनी ही उसकी ज्यादा सुनवाई होती है। और नेचुरली एक नेशनल एंटिटी को जिसे कहते हैं बेहतर चांस होता है उसको ऑब्टेन करने का। तो हम इस पे तौर पे अपने आप को नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए तमाम प्रोविंसेस के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए प्रोक्योर कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी प्रोविंस को उसके अलावा कहीं से सप्लाई मिलती है और वो समझते हैं कि उनको खरीदने की जरूरत है, तो बिल्कुल कीजिए। किसी एनओसी की ना जरूरत है और ना ही कोई एनओसी हमारी तरफ पेंडिंग है। सर, पाकिस्तान में कोरोना की जो करंट सिचुएशन है, खासकर ये जो थर्ड वेव है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कोई मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है अभी? देखिए, जिसे कहते हैं ना, नेशनल लेवल पे जब भी डिसीजन मेकिंग कोई हो रही होती है, उसमें किसी भी मामले को कंप्लीटली ऑफ द टेबल नहीं किया जाता। तो हम हमेशा पॉसिबिलिटी सामने रखते हैं। लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये है कि जो मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया जाए तो हमें जी। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुआविन खुसूसी बराए सेहत, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन जो है अब इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए जो है इंतजामात भी किए जाएंगे, कैंपेन्स भी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर एदाद व शुमार बताया कि पाकिस्तान भर में कहाँ पर कितनी इस वक्त रजिस्ट्रेशन कोविड वैक्सीन के हवाले से की जा रही है। और इसी मामले पर कि कोरोना वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, समा ने मुख्तलिफ शहरों में लोगों से सवाल किया। कराची और मुल्तान वाले तो बिल्कुल ही लाइल्म नजर आए, जबकि फैसलाबाद और पेशावर में अवाम वैक्सीनेशन के अमल से मुतमईन दिखाई दिए। आई ही नहीं है पाकिस्तान में, वजीरों को नहीं लगेगी, फिर हमको लगेगी नहीं, सिर्फ तो ही लगेगी हमको। हमें तो कोई इतला ही नहीं दे रही है, सुन गवर्नमेंट अपने में पड़ी हुई है। टेलीफोन कराया तो उन्होंने कहा आ जाओ, हम चले गए। वैक्सीन बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हैं, बहुत अच्छा इधर यहाँ पे जो है ना अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। 1166 पर हमने कॉल की थी और मैसेज किया उन्होंने, फिर हमें मैसेज भेज दिया। हमने कभी लगवाई ना, हमें पता है रजिस्ट्रेशन कैसे होती है इसकी, कोई पता नहीं है हमें इस चीज़ का। हमें कोई पता नहीं, ना हमने लगवाई है ना हमें पता है कैसे लगती है, हमें कोई किसी चीज़ का भी कोई पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वालिद साहब को भी कराई है और फिर अपने चचा को भी कराई है। हमारे पास तो पैसे नहीं है, पैसों को बगैर लगाते लगा लेंगे, नहीं तो आगे चले जाएंगे। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने NCOC को नाकाम करार दे दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाने का क्या फ़ायदा जिनका कोई नतीजा ना निकले। हुकूमत ने अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए कुछ नहीं किया। इदारा बनाया गया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। एक साल के अरसे ने साबित कर दिया है कि ये NCOC नाकाम हो चुका है। जिस तरह अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर खजाना नालायक था, जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई, तो मेरी भी गुजारिश होगी कि ये NCOC भी नाकाम हो गया है। NCOC के 16 नुकात कई दफा पढ़े, इसके अंदर कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं है। वैक्सीन का जिक्र इसलिए नहीं है कि करप्शन वैक्सीन में हो रही है। हम आज तक एक वैक्सीन नहीं खरीद सके। खैरात लेकर हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। फिलहाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाजत दी है। कल से एक वीडियो चल रही है कि एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। यार, आपने चोरी करके वैक्सीन लगानी थी, वीडियो तो ना बनाए ना। इनको अवाम की परवाह नहीं है। इस वजारत में स्कैंडल नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। चले वो आप पैसे खाते रहे, वो नैब आपको नहीं पूछेगा कि वो तो अपोजिशन के लिए बना हुआ है। वेलकम बैक। 3 मार्च को ऐवान बाला 26 दिन बाद काबीना से निकाला। एक ही माह के दौरान हुकूमत ने हफीज शेख को सर आंखों पर बिठाया और फिर घर जाने का रास्ता भी दिखाया। कुछ हफ्ते पहले तक पूरी काबीना हफीज शेख की कारकर्दगी का डंका बजा रही थी, मगर देखते ही देखते हालात बदल गए। शेख हफीज इंशाल्लाह आइंदा भी जीतेंगे, हफीज शेख साहब बाय फार जीतेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि हफीज शेख PTI नहीं, इस मुल्क की भी जरूरत है। जो हीरो था वो जीरो हो गया है। जो महंगाई हो गई थी, इस सिलसिले में उन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं, पाकिस्तान को जमीनी हकायक हैं उनके मुताबिक पॉलिसीज बनाएं। शिबली फराज का तबसरा सुन लिया, अब रवा महीने के गुजरे हुए दिन भी याद कर लीजिए। जीतने जा रहे हैं, हम समझते हैं हम बहुत आगे हैं। ये पाकिस्तान का वो खूबसूरत दरख्शां चेहरा है जो दुनिया में जो है ना
पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालने में कामयाब हुआ है। हुकूमत ने फरवरी के महीने में महंगाई के एदाद शुमार को सामने रखते हुए हफीज शेख को 3 मार्च का सेनेट का सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ाया। गिलानी ने हफीज शेख को चित कर दिया। गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 6 मार्च को वजीर आजम ने हफीज शेख से मुलाकात की और उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 8 मार्च को शेख रशीद बोले, हमने हफीज शेख के साथ जो हफीज शेख जितने खुलूस का मुस्तहिक था, ये हमने हफीज शेख के लिए नहीं किया। मुस्तकबिल कैसे दुबई जाएगी? He will continue as a federal minister of finance. He will be the part of the Senate. मार्च के इस महीने में हफीज शेख कभी खुशी कभी गम की तस्वीर बने नजर आए। के बयान पर मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल आ गया। कहा, शिबली फराज ने तस्लीम किया हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ से एक बड़ी नाकामी नहीं? जो हम 3 साल से कह रहे हैं, आखिरकार उसका एतराफ हुकूमत ने कर लिया। क्या ये पूरी काबीना की नाकामी नहीं? तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अब्दुल हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को दे दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को असल निजात वजीर आजम इमरान खान के घर जाने से मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पार्लियामान में पीटीआई हुकूमत को अपोज करने की स्ट्रैटेजी थी, उसने फल देना शुरू कर दिया और ये उस प्रेशर का नतीजा है कि हफीज शेख साहब को अब घर जाना पड़ा। असल निजात पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को तब मिलेगी जब इमरान खान साहब को घर भेजा जाएगा। जब इमरान खान साहब को घर भेजा जाएगा। ये सारी काबीना का सरबराह है इमरान खान। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप फलां वजीर को कहें कि आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वजीर आजम बिल्कुल ठीक है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है। आम आदमी जिसका इशू इस वक्त महंगाई है, मईशत है, मैं समझता हूँ उसको छुटकारा उस दिन तक नहीं मिलेगा जब तक इमरान खान साहब घर नहीं जाएंगे। असल प्रॉब्लम तो उस आदमी की है जिसके दौरे इख्तिदार में चीनी स्कैंडल आया, गंदम स्कैंडल आया, अद्वियात का स्कैंडल आया, पेट्रोलियम स्कैंडल आया। इन तमाम बुहरान के ऊपर नैब खामोश बैठी हुई है। वो तमाम चीज़ों को देखती है, तो अगर वफाकी वज़रा की कारकर्दगी को भी देख लेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तारीख में पहली बार चिन्योट के लिए 10 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। 43 करोड़ 17 लाख के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। 4.5 अरब की लागत से फैसलाबाद चिन्योट सरगोधा रोड बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। अमरीकी डॉलर पर पाकिस्तानी रुपया हावी डॉलर की गिरते गिरते कदर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। डॉलर की गिरती कदर की वजूहात क्या हैं, ये हमें बताएंगे कराची से सैयद रिजवान आलम अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया। इकलौती सुपर पावर की करेंसी नाकदरी का शिकार। गुज़िश्ता 8 माह में 15 रुपए सस्ता होकर डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह 153 रुपए पर आ चुका। फिर भी कम न हुए महंगाई के वार। अगस्त 2018 में डॉलर था 123 रुपए का और इस्लामाबाद से दुबई तक का फिजाई सफर का रिटर्न टिकट 50,000 रुपए तक था, जो अगस्त 2020 तक 15,000 रुपए महंगा होकर 65,000 रुपए का हो गया। डॉलर जो 45 रुपए महंगा होकर 168 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। अब डॉलर तो 22 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका, लेकिन दुबई का रिटर्न टिकट अब भी वही 65,000 रुपए का। दीगर ममालिक के सफर और अंदरून मुल्क परवाजों के खराजात का भी यही हाल। और तो और खुद हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 माह में डॉलर सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल 8 रुपए महंगा करके 113 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया। 8 माह में दाल चना की कीमत 18 रुपए बढ़कर 136 रुपए हो गई। घी 55 रुपए महंगा होकर 298 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। चिकन के दाम 106 रुपए बढ़कर 238 रुपए फी किलो हो गए। यही नहीं, अद्वियात समेत सेहत की सहूलियात 8%, जबकि बिजली की कीमत में 43% इजाफा हो चुका। ठंडे मौसम के मज़े ख़त्म हो गए, अब गर्मी से निमटने की तैयारी कर लें, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि अप्रैल का आगाज़ ही हीट वेव से होने जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क में गर्मी की नई लहर का आगाज़ हो गया है। हफ्ते के रोज़ तक जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की जद में होंगे।
सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी बताना है कि जुमेरात से शुरू होने वाले महीने के पहले हफ्ते में ही सख्त गर्मी पड़ने का इम्कान है। मैदानी इलाकों का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़्यादा होगा। अब ये ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।